जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। चलिए तो आ जाए सभी लोग फटाफट से और एक बार मुझे बताएं कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। कमेंट के माध्यम से बताइएगा भाई। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की और क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण आज हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक से। यानी कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम आपको बताने वाले हैं ताकि आगे जाके आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम गौर करते हैं चैप्टर के नाम पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है भाई, देखिए दो, दो का मतलब होता है दो, काउंटिंग में दो। ठीक, चर का मतलब होता है चर राशियां जिनमें इंक्लूड हो, जिनमें चार राशियां दी गई हो, जैसे एक्स या वाई हम चर राशि मानते हैं जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, वाले तो आप समझ ही सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है जो चर राशियां हैं उनकी जो घात है वो एक होनी चाहिए। रैखिक का मतलब होता है चर राशियों की घात एक होनी चाहिए। ठीक है, समीकरण का मतलब ये होता है कि समीकरण जो होते हैं हमारे बहुपद बीजीय व्यंजक, उनके बराबर में कोई संख्या या बराबर में जीरो लिखा होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं से जैसे कहूं कि 3x + 2 बराबर 0, तो ये एक समीकरण है। ठीक है भाई। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब ये जोड़ा मतलब जैसे मेरे पास एक पेन है तो ये खाली एक पेन है, लेकिन अगर ऐसे मैं दो पेन ले आऊं, अगर मैं ऐसे दो पेन ले आऊं भाई, तो अब मेरे पास हो गए दो पेन, तो ये एक युग्म बन गया, पेयर बन गया, जिसको हम जोड़ा कहेंगे। दो चीजें एक साथ आ गई तो उसको युग्म कहा जाता है, उसी को हम निकाय भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। यानी ऐसे समीकरण, ऐसे दो समीकरण जो जिनमें दो चर राशियां हो, दोनों चर राशियों की घात एक हो, यानी दोनों रैखिक हो और वो समीकरण हो, तो उनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूं, मैंने लिखा 2x + 3y बराबर 3। ठीक है, एक मैंने लिख दिया 3x + 8y बराबर 6। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। एक ये हो गया, एक ये, दोनों सम्मिलित रूप से युग्म कहलाएंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चर x हो गया, एक चर y हो गया, दोनों पे पावर अगर आप देखेंगे तो कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती तो वहां पे वन पावर मानी जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ टू, टू लिखा है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इस पे कितनी घात है, तो आप कहेंगे सर इस पे कोई घात नहीं दिख रही। कोई घात नहीं है इसका मतलब उस पे एक घात है। ठीक है भाई। जैसे दो की घात दो, तो इसको तो हम बोलेंगे ना कि 2 की पावर 2 है, बट सिंगल टू लिखा है, इस पे क्या पावर है? कुछ नहीं है, तो एक। क्लियर, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है। क्लियर, पावर के मामले में। तो ये हमने देखा। अब जो समीकरण हमने ये वाला और ये वाला लिखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y, इस 3 को यहाँ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। ये बन जाएगा हमारा 3x + 8y और माइनस का 6 बराबर में 0। यानी हमको बराबर में 0 कर लेना है समीकरणों के। क्लियर, ये हमने दो समीकरण पढ़े जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इतनी बात आप समझे, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं कि जो समीकरण युग्म हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के समीकरण युग्म हम पढ़ेंगे। नंबर एक अविरोधी समीकरण युग्म, नंबर दो आश्रित समीकरण युग्म और नंबर तीन असंगत समीकरण युग्म। क्लियर, ये जो दो समीकरण युग्म ऊपर हमने लिखे हैं, अविरोधी और आश्रित, अविरोधी को हम बोलेंगे संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म। तीन प्रकार के समीकरण युग्म हमें पढ़ने हैं, दो रहेंगे संगत समीकरण युग्म, एक रहेगा असंगत समीकरण युग्म। जो संगत समीकरण युग्म है उनको भी हमने दो प्रकार में बांटा है, उनमें से एक को हम अविरोधी समीकरण युग्म पढ़ेंगे और एक को पढ़ेंगे आश्रित समीकरण युग्म। क्लियर, ये तो बस अभी मैंने नाम बताया, अब इसको मैं समझाता हूं कि ये वास्तव में क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान होती है भाई। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके मानक रूप क्या होते हैं भाई। ठीक है, देखिए मानक रूप हम यहाँ पर देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, अब मान लीजिए एक समीकरण हमारे पास है a1x + b1y + c1 बराबर 0। एक हमने मान लिया a2x + v2y + c2 बराबर 0। ठीक है, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिखा हुआ था कि 3x + का 4y - का 3 बराबर 0। एक हमने लिख लिया 3x + का 8y एंड प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, तो
इन दोनों समीकरणों की तुलना जब हम मानक समीकरण से करेंगे तो यहाँ देखो x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक 3 है, यानी हम ये कहेंगे कि a1 का मान कितना है 3। ऐसे यहाँ देखो x का गुणांक a2 है और नीचे x का गुणांक कितना है 3 है, तो a2 का मान भी कितना हो जाएगा 3। ये बात समझ पा रहे हो। इसी प्रकार से देखो y का गुणांक v1 है और यहाँ पे y का गुणांक 4 है, तो b1 का मान 4 हो जाएगा। यहाँ देखो y का गुणांक 8 है और यहाँ पर y का गुणांक v2 है, तो v2 का मान कितना हो जाएगा 8। जो बिना x y के सिंगल वाली संख्या होती है वो c1 और c2 होते हैं। तो देखो यहाँ c1 लिखा है, यहाँ कितना है -3। वैल्यू हमको चिन्ह सहित रखनी है, यानी अगर माइनस में है तो माइनस लगाना जरूरी है। c1 का मान -3 हो जाएगा और यहाँ पे देखें c2 का मान 9 है प्लस का, तो प्लस का ही 9 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमने मानक रूप समझा और उनकी तुलना करनी सीखी कि गुणांकों की तुलना कैसी की जाती है। ठीक है, अब हमने 3 समीकरण युग्म आपको बताए। पहले हम बात करेंगे कि संगत और असंगत क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे संगत और असंगत। संगत समीकरण युग्म, फिर हम देखेंगे असंगत समीकरण युग्म। असंगत समीकरण युग्म, ठीक है भाई। संगत समीकरण युग्म में ऐसे समीकरण युग्म जिनके हल होते हैं, जिनके हल होते हैं, यानी ऐसे समीकरण युग्म जिनके कोई ना कोई हल है, या तो एक हल हो या एक से ज्यादा हल हो, तो ऐसे समीकरण युग्म को हम संगत समीकरण युग्म कहते हैं। हल का मतलब उनमें x और y के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही देखिए असंगत समीकरण युग्म का मतलब होता है जिनमें कोई हल ना हो या जिनके या जिनका जिनका कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। ठीक है, अब हमको ये बात कैसे पता चलेगी कि इस समीकरण का कोई हल है या नहीं, तो ये चीज हम ज्ञात करेंगे एक ट्रिक से, एक फॉर्मूले से, कि भाई इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस समीकरण का कोई हल है, एक है या एक से ज्यादा है या एक भी नहीं है। इसके लिए मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 कंडीशन में बता रहा हूँ। जैसे हमने 2 मानक समीकरण लिखे, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हमने लिखा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है अगर हम a1 के बटे में a2 रखें बराबर रखें b1 बटे b2। ठीक है, अगर हमने ये रखा और तीसरा हमने रखा c1 बटे c2, मान लीजिए तीनों ही रेशियो बराबर आ गए, यानी a1 बटे a2 का जितना मान है उतना ही मान b1 बटे b2 का है और उतना ही मान c1 बटे c2 का है, तो ऐसी समीकरण की स्थिति में, ऐसे समीकरणों की स्थिति में जो हल हैं वो कितने होंगे? अनेक हल होंगे। कितने हल निकलेंगे? अनेक हल निकलेंगे। कहने का मतलब ऐसे समीकरण युग्म में x और y के अनेक मान निकल सकते हैं, अनेक हल ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर आपने a1 बटे a2 रखा बराबर में रखा b1 बटे b2 और मान लो पहले ही दोनों रेशियो बराबर नहीं है, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर ही नहीं है, आगे हमको बढ़ना नहीं है। मान लो पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना, c1 बटे c2 चेक ही नहीं करना। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इसमें केवल एक हल निकलेगा, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है उसके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल और केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक x का मान आएगा और एक y का मान आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि भाई a1 बटे a2 का मान अगर बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, लेकिन अगर c1 और c2 के मान के बराबर ना हो, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हैं लेकिन c1 बटे c2 का जो मान है वो अलग है, डिफरेंट है, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जिस समीकरण की बनेगी, तीनों रेशियो बराबर आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे आश्रित समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे भाई? आश्रित समीकरण युग्म। ठीक है, इससे पहले एक चीज और देखना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही कैसे हैं? संगत समीकरण युग्म है। दोनों ही कैसे हैं? संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। असंगत कौन सा है? जो लास्ट वाली कंडीशन है, ये जिस समीकरण में कंडीशन बन गई, समझ लो ये असंगत समीकरण है, ये असंगत
समीकरण युग्म। अभी मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा कैसे मान निकाले जाते हैं, कैसे इनको चेक किया जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई क्या? और ये जो हमने दूसरा वाला देखा a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका अविरोधी समीकरण युग्म। अविरोधी समीकरण युग्म। समीकरण युग्म दो ही प्रकार के होते हैं, एक संगत समीकरण युग्म और एक असंगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म में भी दो प्रकार के मिलेंगे आपको, एक अविरोधी समीकरण युग्म और दूसरा मिलेगा आश्रित समीकरण युग्म। अविरोधी कौन सा होगा? जिसमें a1 बटे a2 का मान बराबर ना होगा b1 बटे b2 के। और आश्रित कौन सा होगा? जिसमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों ही बराबर हैं। ऐसे समीकरण युग्म को हम संगत भी कहेंगे, साथ ही साथ आश्रित समीकरण युग्म भी कहेंगे। ये इतनी बारीकी से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बनते हैं और बच्चे ये सारी चीजें छोड़ के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन तो पेपर में कर देते हैं, बट जो 1 और 2 नंबर में विकल्प पूछे जाते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हर एक छोटी छोटी चीज पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हम ये सीखेंगे कि भाई समीकरण का ग्राफीय हल कैसे निकालते हैं, हल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। उन विधियों में ग्राफीय विधि और वज्रगुण विधि जो होती है हमारी बीजगणितीय विधि, दोनों हम सीखेंगे। उससे पहले हम ये सीखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई हमारे पास समीकरण है तो उसका आलेख कैसा होगा। जैसे मान लो दो चर वाला कोई समीकरण आपने लिखा 2x प्लस 3y प्लस का 8 बराबर 0। तो आलेख का मतलब होता है इसका ग्राफ खींचना। जब भी आप इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन खींचेंगे, हमेशा एक सीधी लाइन इसका ग्राफ खींचेगा। अभी मैं आपको खींच के भी दिखाऊंगा कैसे, बस अभी ये याद रखना है सीधी लाइन ही खींचेगी। अब देखो, हमने चूंकि एक समीकरण का जो ग्राफ खींचेगा वो एक, लेकिन अगर दो समीकरण हैं तो उनके कितने ग्राफ खींचेंगे? दो, यानी दो लाइनें बनेंगी। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक समीकरण है, मैंने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हमने लिया a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई इनके आलेख कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें दो रेखाएं खींचेंगी, या तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी एक दूसरे के, या दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक रेखा ये है, दूसरी रेखा जस्ट इसी के ऊपर आ गई, बिल्कुल इसी के ऊपर, इसको कवर करके। ठीक है, यहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, यहाँ पर ये नंबर 1 कंडीशन, ये नंबर 2 कंडीशन। तो नंबर 3 कंडीशन में क्या होगा? रेखा मान लो प्रतिच्छेदी है, एक रेखा ऐसी निकल गई और एक रेखा उसको कट करती हुई ऐसी निकल गई। तीनों स्थितियां में हमको दो दो रेखाएं देखने को मिल रही हैं, तीनों स्थितियां भिन्न भिन्न है। पहली जो स्थिति है वो किस समीकरण की होगी? देखो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसके लिए कंडीशन कौन सी है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। यानी अगर रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म जो है वो कैसे कहलाएंगे? असंगत कहलाएंगे। अभी पिछली स्लाइड में जो हमने देखा, देखो ये वाली जो कंडीशन देखी 3rd नंबर की, इसमें समीकरण निकाय कैसा था हमारा? असंगत समीकरण युग्म था। तो असंगत समीकरण युग्म की जो रेखा है वो कैसी होंगी? तो आप कहेंगे समांतर होंगे एक दूसरे के, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे वाले की, कि दूसरे में एक रेखा दूसरी रेखा को ढक रही है। जैसे मैं आपसे कहूं एक हथेली मेरी ये है, लेकिन मैंने इसके ऊपर जस्ट ये वाली रख दी, तो भाई एक ही हथेली आपको दिखेगी, जबकि मैंने दो हथेलियां आपके सामने रखी हुई हैं। क्यों? एक ने एक को कवर कर लिया, मतलब एक रेखा को कवर कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में उनको हम संपाती रेखाएं कहती हैं। और संपाती रेखाएं कौन से समीकरणों की बनती हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे समीकरण जो संगत होते हैं और कैसे होते हैं? आश्रित। आश्रित में हमने कौन सी कंडीशन देखी थी? देखिएगा, आश्रित में हमने ये फर्स्ट वाली कंडीशन देखी थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों अनुपात जब बराबर होते हैं तो समीकरण निकाय कैसे होते हैं? आश्रित। और इनकी रेखाएं कैसी रहेंगी? तो आप लिखेंगे संपाती, यानी एक के ऊपर एक रेखा रहेगी, जैसे मैंने यहाँ 2nd नंबर में बनाया हुआ है। तो इसके लिए कंडीशन आप क्या लिखेंगे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ठीक है, प्रतिच्छेदी के लिए कौन सी कंडीशन रहेगी? a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। ठीक है, तो ये किस समीकरण युग्म का है? तो हम लिखेंगे भाई ये संगत है, और संगत में से कौन सा? आश्रित। दूसरा वाला हम कहेंगे, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया,
ये हमारा कौन सा है, असंगत है, असंगत समीकरण युग्म। दूसरा वाला हमारा कैसा है, संगत है, लेकिन संगत में भी कौन सा है, संगत में ये आश्रित समीकरण युग्म है। कौन सा है भाई, आश्रित, ठीक है। और तीसरा जो है वो भी संगत है, लेकिन संगत में ये कौन सा है, ये अविरोधी समीकरण युग्म है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फाइनल रिवीजन अभी तक जो मैंने पढ़ा उसका शॉर्ट रूप में 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम समीकरण हल करने की विधियों पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने 3 समीकरणों की बात करी थी, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अविरोधी, आश्रित और असंगत, ठीक है भाई। अब जो है पहले जो दो हैं, अविरोधी और असंगत, ये दोनों ही कैसे हैं, अविरोधी और आश्रित जो हैं ये कैसे रहेंगे, संगत समीकरण युग्म रहेंगे, यानी इनके हल ज्ञात किए जा सकते हैं। इनमें से जो पहला हमने पढ़ा अविरोधी, अविरोधी की कंडीशन क्या होती है भाई, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2। अगर इसके हल की बात करें तो इसका केवल एक अद्वितीय हल निकलेगा, ठीक है। दूसरा जो हमने पढ़ा आश्रित, ये कैसा होता है भाई, इसकी कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर C1 बटे C2, यानी तीनों रेशियो बराबर होते हैं। साथ ही साथ इसके कितने हल होंगे, तो इसमें आप कहेंगे अनेक हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। और रेखाएं इसकी कैसी होंगी, इसकी रेखाएं होंगी समपाती, ठीक है। और इसकी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। तीसरा जो है ये असंगति है, इसमें रेखाएं कैसी होंगी, तो आप कहेंगे इसमें रेखाएं रहेंगी समांतर। और इसकी जो शर्त है वो शर्त क्या हो जाएगी, इसकी शर्त हो जाएगी a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, वो बराबर नहीं होगा किसके, c1 बटे c2 के। ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। पूरी टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है, वहां से आप एक बार टेबल देखेंगे ये क्लास पढ़ने के बाद, तो टेबल आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। बाकी मैं बना के भी आपको बता दूंगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भाई दो समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं भाई, ठीक है। एक ब्लैंक स्लाइड हमने ली। देखो, समीकरण निकाय को हल करने की दो विधियां हमको पढ़नी है। समीकरण निकाय, निकाय को ही हम युग्म पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना, निकाय लिखा हो या युग्म लिखा हो, को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, हमें दो विधियां पढ़नी है। कौन कौन सी विधियां पढ़नी है, देखिए, नंबर 1 हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। दूसरी हम पढ़ेंगे बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, ग्राफी विधि, ठीक है। अब बीज गणितीय विधि में भी हमको दो विधियां पढ़नी है बेटा। कौन कौन सी, नंबर 1 प्रतिस्थापन, बहुत इजी मेथड है, सॉरी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे हम इसमें बीजगणितीय में। और नंबर 2 हम पढ़ेंगे इसमें विलोपन विधि। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, विलोपन विधि। देखो, समीकरण निकाय को हल करने की हम दो विधियां पढ़ने वाले हैं। इसमें से एक है ग्राफी विधि और एक है बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि में हम ग्राफ बनाएंगे समीकरण का, और उस ग्राफ को देखकर बताएंगे कि इसके कितने हल हैं। ग्राफ मतलब वही लाइन देखेंगे कि लाइन समांतर हैं, लाइन प्रतिच्छेदी हैं, या लाइन समपाती हैं। उनको देखकर हम बता देंगे कि भाई इसका एक हल है, इसके दो हल हैं, इसके अनेक हल हैं, और इसका कोई हल नहीं है। क्लियर। दूसरी, हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में हम बिना ग्राफ बनाए डायरेक्टली x और y के मान ज्ञात करना सीखेंगे। क्लियर। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है ग्राफीय विधि को सीखना, और समीकरण निकाय संगत है या असंगत है ये सारी चीजें सीखना। तो अब हम जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और इसमें हम सीखेंगे ग्राफीय विधि। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं 9th क्लास में आप इसको पढ़ के आए हैं, ग्राफ पर रेखाएं कैसे अंकित की जाती हैं, कैसे रेखाएं खींची जाती हैं, और रेखाओं को देखकर कैसे पता लगाया जाता है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत, ठीक है। इसके लिए हम अगला पार्ट आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम ग्राफीय विधि और संगत असंगत समीकरण युग्म को सीखेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि यानी कि बीजगणितीय विधि को सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।